के साए आपके सामने। कुछ दस्तकें दरवाजे पर नहीं होती, वो सीधा आपकी सांसों पर होती हैं। कुछ कहानियां सुनाई नहीं जाती, वो आपको बुलाती हैं। अगर आपने ये वीडियो खोल लिया है तो समझ लीजिए डर की दस्तक अब आपके बहुत करीब है, क्योंकि यहां हर कहानी किसी के लौट आने का रास्ता खोलती है। आप सुन रहे हैं डर की दस्तक, जहां हर आवाज आपकी नींद से पहले आखिरी चेतावनी होती है। अब आप पीछे मत देखिए, सिर्फ कहानी सुनिए। रात, तेज हवाएं और आसमान से गिरती हुई डरावनी बारिश। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो सिर्फ मंजिल तक नहीं ले जाते, बल्कि इंसान को उसके अंजाम तक पहुंचा देते हैं। दोस्तों, आज की ये कहानी कोई कल्पना नहीं है, ये एक चेतावनी है। एक ऐसी भूल की कहानी जिसने एक साधारण से नौजवान को उस अंधेरे के मुहाने पर ला खड़ा किया जहां से लौटना आसान नहीं होता। ये कहानी है मध्य प्रदेश के 18 साल के सोनू की, और उस भयानक रहस्य की जो एक जंगल, एक पुतले और एक काली पुलिया से जुड़ा हुआ है। तो अगर हिम्मत है तो कहानी को अंत तक सुनिए, क्योंकि अंत में डर आपकी आंखों में नहीं, आपके भीतर उतर जाएगा। मध्य प्रदेश का रहने वाला 18 साल का सोनू पढ़ाई में 2 बार असफल होने के बाद अब अपनी जिंदगी के गुजारे के लिए डिलीवरी बॉय का काम कर रहा था। वो एक खिलौनों के होलसेलर के लिए गांव-गांव घूमकर खिलौने बेचने का काम करता था। आज भी कुछ ऐसा ही दिन था, लेकिन आज घर लौटने में उसे काफी देर हो चुकी थी। चारों ओर घना जंगल फैला हुआ था, ऊपर से मौसम भी बिगड़ा हुआ। तेज हवाएं चल रही थीं और ऐसा लग रहा था कि बारिश किसी भी पल टूट पड़ेगी। सोनू के मन में अपने पिता की बातें गूंजने लगीं। गरीब की मजबूरी का अमीर लोग हमेशा फायदा उठाते हैं। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। अगर उसने पिता की बात मानकर पढ़ाई पर ध्यान दिया होता तो शायद आज उसे यूं गांव-गांव भटककर खिलौने नहीं बेचने पड़ते। अचानक सोनू की नजर सड़क किनारे खड़े एक बड़े से पेड़ पर पड़ी। उस पेड़ से धागों के सहारे कई डरावने पुतले लटक रहे थे। वो पुतले ऐसे लग रहे थे जैसे किसी तंत्र मंत्र की क्रिया के बाद वहां बांध दिए गए हों। हवा और तेज हो गई, पुतले हिलने लगे और उस दृश्य ने जंगल को और भी भयावह बना दिया। एक बड़ा सा पुतला पेड़ की जड़ के पास मजबूती से बांधा हुआ था। वो सड़क के बिल्कुल किनारे था। सोनू के मन में डर तो था, लेकिन उससे ज्यादा मजबूरी और लालच था। वो सोचने लगा, ये तो खिलौने जैसा लग रहा है और बड़ा ही पुराना एंटीक सा है। हो सकता है इसके अच्छे पैसे मिल जाएं। सोनू ने इधर उधर देखा, चारों तरफ सन्नाटा था। धीरे धीरे वो उस पुतले के पास गया। जैसे ही उसने पुतले को हाथ लगाया, तेज बिजली चमकी, बादल जोर से गरज उठे और अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। डर के मारे सोनू कांप उठा। उसने जल्दी से पुतले को खोलकर अपने बैग में डाल लिया। बिना समय गवाए उसने बाइक स्टार्ट की और उस भयानक जंगल से तेजी से आगे बढ़ गया। लेकिन सोनू नहीं जानता था कि जिस पुतले को वो अपने साथ ले जा रहा है, वो सिर्फ कपड़े का बना पुतला नहीं, बल्कि एक भयानक अभिशाप था। बारिश अब और तेज हो चुकी थी। आसमान से गिरती बूंदें जमीन पर ऐसे गिर रही थीं मानो आसमान फट पड़ा हो। हवा में अजीब सी ठंडक थी और सड़क के दोनों ओर घना अंधेरा पसरा हुआ था। इसी अंधेरे के बीच सड़क किनारे बनी एक छोटी सी चाय की दुकान दूर से हल्की रोशनी में दिखाई दी। सोनू ने राहत की सांस ली और अपनी बाइक वहीं रोक दी। दुकान के भीतर मिट्टी की सौंधी खुशबू फैली हुई थी। लकड़ी की बेंच पर रखा एक पुराना लालटेन धीमी धीमी रोशनी में टिमटिमा रहा था। उस रोशनी में एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिन्हें लोग रघु दादा कहते थे। उनका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी गहराई थी।
दुकान में काम करने वाला लड़का बंटी भी वहीं था। बारिश की वजह से वो भी घर नहीं जा पा रहा था। बंटी ने बाहर झांकते हुए कहा, दादा, आज तो मौसम बिल्कुल भूतिया लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गलत होने वाला हो। रघु दादा हल्की मुस्कान के साथ बोले, अरे पगले, बारिश है इसलिए ऐसा लग रहा है। बंटी जिद करने लगा, नहीं दादा, आज कोई डरावनी कहानी सुनाओ ना, वक्त भी कट जाएगा और डर भी लगेगा। रघु दादा ने गहरी सांस ली। उनका चेहरा अचानक थोड़ा गंभीर हो गया। बेटा, अगर कहानी सुन ली तो घर कैसे जाओगे? बारिश तो रुक जाएगी, पर मेरी कहानी का डर दिल में बस जाएगा। बंटी ने हंसते हुए कहा, अरे दादा, इतनी भी डरावनी नहीं होगी। तभी दुकान के बाहर एक बाइक आकर रुकी। बारिश से भीगा हुआ एक नौजवान छत के नीचे आकर खड़ा हो गया। उसके कपड़े भीग चुके थे और चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। वो सोनू था। सोनू ने कहा, दादा, एक गरम चाय मिल जाएगी? रघु दादा बोले, अरे क्यों नहीं बेटा। बंटी, 2 कप चाय ले आ। बंटी गर्मा गर्म चाय लेकर आया और सोनू को दे दी। सोनू ने चाय की चुस्की ली और बोला, वाह दादा, आपकी चाय तो कमाल है। रघु दादा ने सोनू को ध्यान से देखा और पूछा, बेटा, तुम यहां के लगते नहीं हो। इतनी रात में सुनसान रास्ते से कहां जा रहे हो? सोनू ने थकी आवाज में कहा, क्या बताऊं दादा, मैं खिलौनों का काम करता हूं। गांव-गांव घूमकर खिलौने बेचता हूं। मालिक ने कहा था शाम तक सब बेचो तभी पैसे मिलेंगे। इसी चक्कर में आज देर हो गई। रघु दादा ने गंभीर स्वर में कहा, ठीक है बेटा, थोड़ी देर यहीं रुक जाओ। बारिश भी बहुत तेज है, जब रुक जाए तब निकल जाना। रघु दादा और सोनू आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी बंटी बीच में बोल पड़ा, दादा, वो वाली कहानी सुनाओ ना, वही जो आपके साथ 20 साल पहले घटी थी। ये सुनते ही रघु दादा के चेहरे का रंग बदल गया। दुकान में एक अजीब सी खामोशी छा गई। बंटी बोला, आज भी वैसी ही बारिश है दादा, माहौल पूरा बन गया है। रघु दादा कुछ पल चुप रहे, फिर धीरे से बोले, ठीक है, पर ध्यान रखना, ये कोई किताबों की कहानी नहीं है। ये वो सच है जो मैंने खुद देखा और झेला है। सोनू और बंटी एक दूसरे की ओर देखने लगे। बंटी की आंखों में उत्सुकता थी और सोनू के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान, लेकिन रघु दादा के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने भारी आवाज में कहा, ये कहानी है काली पुलिया की, और यहीं से उस रात का सबसे भयानक सच जिंदा होने वाला था। रघु दादा ने गहरी सांस ली और भारी आवाज में बोलना शुरू किया, ये बात आज से पूरे 20 साल पहले की है। उस समय मैं एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में बस ड्राइवर था। हमारी बस रात के ठीक 12 बजे शहर से निकलती थी और सुबह करीब 5 बजे पास के गांव तक पहुंचती थी। उस रास्ते में एक पुरानी पुलिया पड़ती थी जिसे लोग काली पुलिया कहते थे। गांव वाले कहते थे, रात के समय उस पुलिया पर एक औरत दिखाई देती है, सफेद साड़ी, लंबे खुले बाल और ऐसा चेहरा जिसे देखकर आदमी की रूह कांप जाए। उस रात भी मौसम कुछ वैसा ही था जैसा आज है। तेज बारिश, सुनसान सड़कें और ठंडी हवा में एक अजीब सी सहरन। मैं अपनी पुरानी बस को अंधेरी सड़क पर धीरे धीरे चला रहा था। मेरे साथ था मेरा कंडक्टर मंटू, पतला दुबला, हर छोटी बात पर घबरा जाने वाला इंसान। मंटू बार बार खिड़की से बाहर झांक रहा था। उसने कहा, उस्ताद, आज कुछ ठीक नहीं लग रहा, इस रूट पर आने का मन नहीं था। मैंने हंसते हुए कहा, अरे मंटू, डरता क्यों है, भूत वूत कुछ नहीं होते। बस में कुल 7 सवारियां थीं। एक झुर्रियों भरा बूढ़ा आदमी, एक औरत जो अपने छोटे बच्चे को गोद में लिए थी, 2 नौजवान लड़के रमेश और सूरज, और पीछे की सीट पर एक अकेला आदमी जिसका चेहरा एक पुरानी शाल से ढका हुआ था। मंटू टिकट काटते हुए उस बूढ़े आदमी से बोला, काका, कहाँ तक जाना है?
बूढ़े ने धीमी आवाज में कहा, काली पुलिया पर उतार देना। ये सुनते ही मंटू का चेहरा सफेद पड़ गया। मैंने स्टीयरिंग पर अपनी पकड़ कस ली। गांव वालों की बातें मेरे दिमाग में गूंजने लगीं। कुछ देर बाद काली पुलिया बस से कुछ ही मीटर दूर थी। बारिश और तेज हो गई। हवा में एक सनसनाहट थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। तभी बस के पीछे से आवाज आई, बस रोको, मुझे यहीं उतरना है। मैंने बस रोक दी। बूढ़ा आदमी उतरने लगा, लेकिन अचानक वो रुक गया। वो फिर से बस में चढ़ा आया। मंटू चिल्लाया, काका आप तो उतरने वाले थे। बूढ़ा बोला, वो मुझे लेने आने वाली है, अभी तक आई नहीं। मंटू गुस्से में बोला, कौन लेने आएगा इस सुनसान जगह पर, नीचे उतरो। बूढ़ा बोला, नहीं, जब तक वो नहीं आएगी मैं नहीं उतरूंगा। मैंने मंटू से कहा, झगड़ा मत कर, थोड़ा आगे चलकर उतार देंगे। मैंने फिर से बस स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन खामोश हो गया। बस ठीक काली पुलिया के बीच रुकी हुई थी। मेरे सीने में एक अजीब सी घबराहट हुई। तभी उस औरत ने, जो बच्चे को गोद में लिए थी, चीख कर कहा, ड्राइवर साहब बाहर देखिए। मैं और मंटू एक साथ खिड़की से बाहर झांके। बारिश के बीच पुलिया के किनारे एक औरत खड़ी थी। सफ़ेद साड़ी, लंबे गीले बाल और झुका हुआ चेहरा। वो धीरे धीरे बस की ओर बढ़ रही थी। मंटू कांपते हुए बोला, उस्ताद यही वो भूत है। मैंने हॉर्न बजाया, पर वो नहीं रुकी। तभी पीछे की सीट से वो अकेला बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ। उसने अपनी शाल हटाई और जो हमने देखा वो इंसान नहीं था। उसकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद थीं। उसने डरावनी आवाज़ में कहा, ड्राइवर दरवाज़ा खोलो, वो मेरा इंतज़ार कर रही है। मेरे हाथ कांपने लगे। मंटू चिल्लाया, उस्ताद दरवाज़ा मत खोलना, ये सब भूत हैं। लेकिन तभी बस का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। ठंडी हवा अंदर घुसी और वो सफ़ेद साड़ी वाली औरत बस के दरवाजे पर खड़ी थी। और यहीं से वो रात नर्क बन चुकी थी। रघु दादा की आवाज अब कांप रही थी। जैसे ही बस का दरवाजा अपने आप खुला, ठंडी गीली हवा एक झटके में अंदर घुस आई और वो सफेद साड़ी वाली औरत अब ठीक बस के दरवाजे पर खड़ी थी। उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे, वो हवा में तैर रही थी। उसके चेहरे को लंबे भीगे बालों ने ढक रखा था। धीरे धीरे उसने अपना चेहरा उठाया। रघु दादा की सांस अटक गई थी। उसका चेहरा पीला था, आंखें बिल्कुल खाली और होठों पर खून की पतली सी लकीर। बस के अंदर चीख पुकार मच गई। वो औरत सीधे उस बूढ़े आदमी के पास गई जो पीछे बैठा था। उसने उसका हाथ पकड़ा और वो बूढ़ा भयानक तरीके से हंसने लगा। आ गई तुम, अब ये बस हमारी है। और अगले ही पल वो दोनों बारिश की बूंदों के साथ गायब हो गए। कुछ पल के लिए बस में सन्नाटा छा गया। मैंने कांपते हाथों से बस स्टार्ट करने की कोशिश की। इस बार इंजन चल पड़ा। मंटू रोते हुए बोला, उस्ताद वो चले गए क्या? लेकिन मेरी बेचैनी कम नहीं हुई थी। जैसे ही बस आगे बढ़ी, पीछे बैठी सवारियां एक साथ हंसने लगीं। वो हंसी ठंडी, खोखली और इंसानों जैसी बिल्कुल नहीं थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा और मेरी रूह कांप उठी। सबकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं। वो औरत जिसकी गोद में बच्चा था, उसने बच्चे को जमीन पर फेंक दिया, लेकिन वो बच्चा नहीं था। वो एक काला साया बन गया और बस की छत की ओर उड़ गया। उसकी चीख आज भी मेरे कानों में गूंजती है। ये बस अब हमारी है। जो यहां आया वो यहीं का हो गया। मंटू और मैं ड्राइवर के केबिन में कांप रहे थे। तभी मुझे मेरी मां की दी हुई एक पुरानी कैसेट याद आई। मैंने जैसे तैसे म्यूजिक सिस्टम चालू किया। हनुमान चालीसा बस के स्पीकरों में गूंज उठी और चमत्कार हो गया। उनकी हंसी चीख में बदल गई। वो सब दर्द से तड़पने लगे। धीरे धीरे एक एक करके सब गायब हो गए। बस में फिर से सन्नाटा छा गया। हम पूरी रात बिना रुके गांव तक बस भगाते रहे। उस रात के बाद मैंने ड्राइवरी छोड़ दी। मंटू ने भी वो नौकरी कभी नहीं की। कुछ समय बाद गांव के कई लोग काली पुलिया का शिकार होने लगे। तब गांव वालों ने एक तांत्रिक बाबा को बुलाया। अमावस्या की रात काली पुलिया पर तांत्रिक क्रिया हुई। उस आत्मा को कपड़े के बने पुतले में बांधकर एक पेड़ पर टांग दिया गया और सख्त चेतावनी दी गई कि अगर ये पुतला कभी किसी इंसान के हाथ लगा तो ये आत्मा
2 गुनी ताकत के साथ वापस आएगी। इतना कहकर रघु दादा चुप हो गए। दुकान में सन्नाटा छा गया। सोनू के चेहरे से हंसी गायब हो चुकी थी। उसका शरीर थर-थर कांप रहा था। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी क्योंकि उसके बैग के अंदर वही पुतला था। रघु दादा ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, आज की बारिश उस रात जैसी ही है। मुझे लग रहा है वो वापस आ रही है। इतना सुनते ही सोनू की आंखें लाल होने लगीं। उसके नाखून धीरे धीरे बढ़ने लगे। उसके बाल उसके चेहरे को ढकने लगे। बंटी डर के मारे बोला, दादा, ये क्या हो रहा है? रघु दादा ने कांपती आवाज में कहा, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है बेटा। असल डर तो अब शुरू हुआ है। और उसी पल लालटेन की लौ एक झटके में बुझ गई। अंधेरा, सन्नाटा और बाहर तेज हवा की आवाज, क्योंकि जिस आत्मा को बांधा गया था वो अब आजाद हो चुकी थी।